एक शहर था 5000 साल पहले, जब रोम का नामो निशान नहीं था, जब एथेंस सिर्फ एक गांव था, जब यूनान के दार्शनिक अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तब इस धरती पर एक सिविलाइजेशन सांस ले रही थी। और फिर एक दिन वो गायब हो गई। कोई विजेता नहीं, कोई अंतिम युद्ध नहीं, बस खामोशी। ये कहानी है उस खामोशी के पीछे छुपे सच की। साल 1826, पंजाब का एक वीरान मैदान जो आज पाकिस्तान में है। एक अंग्रेज सिपाही भाग रहा है जिसका असली नाम था जेम्स लुइस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से एक भगोड़ा जो पकड़ा गया तो फांसी तय है, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया, चार्ल्स मैसन। वो बंजारे की तरह भटक रहा था जब उसने कुछ देखा। कोहरे में ईंटों के विशाल टीले वीरान मैदान में, और लोग उसे कहते थे भूतों का घर। मैसन ने डायरी निकाली और लिखा, यहाँ एक प्राचीन शहर के खंडर हैं, शायद सिकंदर के जमाने के। वो गलत था, इतना गलत कि अगर सच जानता तो कलम कांप जाती। ये सिकंदर से 2000 साल पुरानी दुनिया थी, ये हड़प्पा था। और किसी ने मैसन की बात पर ध्यान नहीं दिया। 30 साल बीत गए। फिर 1856 में कुछ ऐसा हुआ जिसे हिस्ट्री का सबसे महंगा अपराध कह सकते हैं। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। पटड़ियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थर चाहिए थे। मजदूरों को पास ही हड़प्पा के खंडर मिले, लाखों पक्की ईंटें मुफ्त में। अंग्रेज इंजीनियर्स ने बिना सोचे उन हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़ डाला और ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। इतिहासकार कहते हैं लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन हड़प्पा की ईंटों पर टिकी है। सोचो, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया, अनजाने में, और किसी को खबर भी नहीं हुई। लेकिन हिस्ट्री को पूरी तरह दफन नहीं किया जा सकता। साल 1920, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के साथ 2 भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। रखालदास बैनर्जी ने सिंध में एक और टीले को खोदना शुरू किया, जिसे स्थानीय लोग कहते थे मोहेंजो-दड़ो। सिंधी भाषा में मतलब है मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटी, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कोई गांव नहीं था, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2-3 मंजिला घर, हर घर में कुआं और बाथरूम, और सबसे चौंकाने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियां ढकी हुई थीं। हर घर का गंदा पानी मेन सीवर लाइन में जाता था। लंदन और पेरिस में उस वक्त ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं था जैसा 5000 साल पहले यहां था। जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ऐलान किया, भारत का इतिहास अब 2000 साल नहीं, 5000 साल पुराना है। लेकिन असली पहेली अब शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। हड़प्पा से मोहेंजो-दड़ो तक, लोथल से कालीबंगन तक, और हर शहर एक जैसा था। सड़कों की चौड़ाई सेम। बिना इंटरनेट, बिना फोन, बिना तेज गाड़ियों के इतने बड़े इलाके में इतना स्टैंडर्डाइजेशन कैसे संभव था? क्या कोई केंद्रीय सत्ता थी जो सबको कंट्रोल करती थी, या ये लोग इतने अनुशासित थे कि बिना किसी के कहे नियमों का पालन करते थे? ये सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। अब यहाँ कुछ और गहरा सोचो। इजिप्ट में सबसे बड़ी इमारत पिरामिड है, फैरों की कब्र। मेसोपोटामिया में सबसे बड़ी इमारत मंदिर है, देवताओं का घर। लेकिन सिंधु घाटी में सबसे बड़ी इमारत क्या थी? ना महल, ना मंदिर, ना किसी राजा की मूर्ति। सबसे बड़ी इमारत थी द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल। इसका मतलब समझो, ये एक ऐसा समाज था जहां सफाई और आम जनता सत्ता से ज्यादा जरूरी थी। शायद ये दुनिया का पहला समतावादी समाज था, जहां अमीर और गरीब में बहुत फर्क नहीं था। लेकिन हर महान कहानी में एक अंधेरा कोना होता है। खुदाई के दौरान मोहेंजो-दड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर, सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल। ऐसा लग रहा था जैसे मौत अचानक आई। लोग जहां थे वहीं मर गए। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी को दफनाने का मौका नहीं मिला। उस दिन क्या हुआ था? क्या बाढ़ आई थी, महामारी, या कुछ और, कुछ जो हम अभी तक नहीं समझे? ये सवाल अपने दिमाग में रखो, जवाब आएगा। लेकिन पहले एक और रहस्य, जो ये है कि इस सिविलाइजेशन की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इजिप्ट की हायरोग्लिफ्स हम पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की क्ले टैबलेट्स हम पढ़ सकते हैं,
लेकिन सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक गूंगी पहेली है। खुदाई में हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली है, पत्थर की। उन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हैं, मछली, जार, तीर, आदमी, कुल 400 से ज्यादा चिन्ह। लेकिन कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिली। उन्होंने अपनी भाषा का कोई अनुवाद नहीं छोड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं ये द्रविड़न भाषा की पूर्वज है, कुछ कहते हैं संस्कृत से जुड़ी है, कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स तो ये तक कहते हैं ये भाषा है ही नहीं, सिर्फ सिंबल्स है। हम नहीं जानते वो क्या लिख रहे थे, भगवान के मंत्र या बस सामान की रसीद। और इन मोहरों पर सबसे ज्यादा जो जानवर मिला है वो शेर नहीं, हाथी नहीं, एक सींग वाला जानवर, शरीर बैल जैसा, सिर पर एक लंबा सींग। हजारों मोहरों पर। क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न था? जीव विज्ञान कहता है नहीं। तो फिर ये क्या था? एक थ्योरी ये है ये बैल का साइड प्रोफाइल है जहां दूसरा सींग छुप गया है। दूसरी थ्योरी ये किसी शासक वर्ग का बैच था। जो भी इस मोहर को दिखाता था उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। 5000 साल पहले का कॉर्पोरेट लोगो। सोचो जरा। अब गुजरात चलते हैं, लोथल। 1954 में खुदाई हुई तो एक विशाल ईंटों का स्ट्रक्चर मिला। पहले लगा तालाब है, लेकिन जब इंजीनियर्स ने इसकी डिजाइन देखी तो होश उड़ गए। ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड था। उन्होंने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बनाई थी। जब ज्वार आता जहाज अंदर आ जाते, जब पानी कम होता लकड़ी के दरवाजे बंद हो जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग थी 5000 साल पहले। लोथल से ऐसी मोहरें मिली है जो पर्शियन गल्फ और ओमान की है। मेसोपोटामिया के राजाओं ने लिखा है कि वो मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। इतिहासकार मानते हैं मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम था। ये दुनिया के पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे। कार्नेलियन के मन के हाथी दांत मोर एक्सपोर्ट करते थे। हजारों साल पहले ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। और इस सिविलाइजेशन की सबसे रहस्यमयी कलाकृति मोहेंजोदड़ो में मिली एक कांस्य की मूर्ति, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर। दुनिया इसे कहती है द डांसिंग गर्ल। वो लड़की नग्न है, लेकिन एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां हैं, एक हाथ कमर पर, सिर थोड़ा पीछे, और चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास जो आज की दुनिया में भी दुर्लभ है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, इस लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। ये मूर्ति बताती है उस समाज में औरत दबी कुचली नहीं थी। वो कला जानते थे, फैशन जानते थे, धातुओं को पिघलाकर ढालना जानते थे। और अगर किसी समाज की खुशहाली जाननी हो तो वहां के बच्चों के खिलौने देखो। सिंधु घाटी में हथियारों के नाम पर सिर्फ छोटे तांबे के चाकू मिले हैं, शिकार या सब्जी काटने के लिए। कोई बड़ी तलवार नहीं, कोई कवच नहीं, लेकिन खिलौनों का भंडार है। मिट्टी की बैलगाड़ियां, सिर हिलाने वाले जानवर, सीटी बजाने वाली चिड़िया, पासे और चेस जैसे बोर्ड गेम्स। 700 सालों तक बिना किसी बड़े युद्ध के इन्होंने शांति से राज किया। ये मानव इतिहास में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। लेकिन फिर 1900 बीसी के आसपास कुछ बदलने लगा, धीरे धीरे, चुपचाप। वो लिपि जो हजारों साल से एक जैसी थी, गायब होने लगी। बाट और माप का सिस्टम टूटने लगा, लोथल का बंदरगाह सूखने लगा, मोहेंजोदड़ो की साफ सुथरी सड़कों पर अवैध निर्माण होने लगे। वो महान अनुशासन, वो केंद्रीय शक्ति जो सबको जोड़े हुए थी, बिखर रही थी। और फिर लोग अपने भरे पूरे घरों को छोड़कर जाने लगे। धोलावीरा शहर के गेट पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है, दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड। शायद उस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। तो क्या हुआ? 1944 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने मोहेंजोदड़ो में बिखरे 37 कंकालों को देखा और एक सनसनीखेज थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया, जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, मतलब किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में कहा, सिंधु घाटी सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है। उनकी थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन। मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर आर्य आए, इन शांतिप्रिय व्यापारियों पर हमला किया। दशकों तक स्कूल्स में यही पढ़ाया गया, लेकिन सच क्या है? आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। वो कंकाल एक ही समय के नहीं थे, अलग अलग दशकों में मरे थे। उन पर हथियारों के गहरे जख्म नहीं थे,
राखी गढ़ी के डीएनए सैंपल्स बताते हैं कि यहाँ के लोगों का जीन पूल हजारों सालों से एक जैसा था। कोई अचानक विदेशी बदलाव नहीं आया था। तो अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो मरे कैसे? हत्यारा कोई इंसान नहीं था, हत्यारा था क्लाइमेट चेंज। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं, एक और विशाल नदी पर निर्भर थी, घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि 2000 से 1900 बीसी के आसपास हिमालय में बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों ने जमीन को ऊपर उठा दिया, नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना जो पहले सरस्वती में मिलती थी, पूरब की तरफ मुड़कर गंगा में मिल गई। सतलुज पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में, और वो विशाल सरस्वती नदी जिसके किनारे हजारों शहर बसे थे, सूखने लगी। सोचो उस मनोवैज्ञानिक डर को, जब आपके शहर का कुआं सूख जाए, फसलें मर जाएं, बारिश बंद हो जाए। ये एक धीमी मौत थी। लोग भूखे मरने लगे, बीमारियों ने जकड़ लिया। मोहिंजोदड़ो के वो कंकाल शायद महामारी के शिकार थे, युद्ध के नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित थ्योरी की जो इंटरनेट पर तैरती रहती है। क्या मोहिंजोदड़ो में 4000 साल पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था? दावा है कि वहां रेडियो एक्टिव राख मिली है, पत्थर पिघलकर कांच बन गए हैं। महाभारत के सौप्तिक पर्व में ब्रह्मास्त्र का जिक्र है, जिसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच ये है, ये थ्योरी रोमांटिक है, पर साइंस इसे नहीं मानता। वो पिघले पत्थर मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों से बने थे। किसी भी प्रेस्टीजियस लैब ने रेडियो एक्टिविटी कंफर्म नहीं की। वो राख सदियों में जमी धूल और ईंटों का चूरा था। हाँ, ये सच जरूर है कि महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी का डूबना और सिंधु घाटी का पतन एक ही कालखंड के आसपास हो सकता है, लेकिन इस कनेक्शन को अभी तक साबित नहीं किया गया। जब नदियां सूख गई और शहर रहने लायक नहीं बचे, तो लोगों ने क्या किया? वो टूटे नहीं, उन्होंने पलायन किया, पूरब और दक्षिण की तरफ। गंगा यमुना के मैदानों में, गुजरात और महाराष्ट्र में। नए इलाकों में संसाधन कम थे, उन्हें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा। अगली कुछ सदियों में लिखना पढ़ना भुला दिया गया, ईंटों के स्टैंडर्ड साइज का ज्ञान खो गया, इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गई। इसे इतिहास में शहरीकरण का अंत कहते हैं। भारत 1000 साल पीछे चला गया। लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से मर गई? नहीं, शहर मरे थे, लोग नहीं। और यहां वो डीएनए मिस्ट्री आती है जिसने हिस्ट्री की किताबें बदल दी। हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट, गांव राखीगढ़ी, हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो से नी बड़ी साइट। 2015-16 में खुदाई हुई एक 4500 साल पुराना कंकाल मिला, एक महिला का। वैज्ञानिकों ने कान की हड्डी से डीएनए निकालना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कामयाबी मिली। 2019 में जब रिपोर्ट आई, इतिहास हिल गया। उस महिला के डीएनए में स्टेप यानी तथाकथित आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब जिन आर्यों को हमलावर बताया गया था, वो उस वक्त यहां थे ही नहीं। और उस महिला का डीएनए आज के उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों से मेल खाता है। निष्कर्ष सिर्फ एक है, हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा महिला के वंशज हैं। आर्यन वर्सेस द्रविडियन की लड़ाई शायद राजनीति ने बनाई थी। साइंस ने साबित कर दिया, हड़प्पा के लोग ही आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। लेकिन एक और ट्विस्ट बाकी है। उत्तर प्रदेश का बागपत डिस्ट्रिक्ट, गांव सनौली। 2018 में एएसआई को कुछ मिला जिसने ये धारणा तोड़ दी कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शांतिप्रिय व्यापारी थे। जमीन के नीचे से शाही ताबूत और उनके साथ युद्ध रथ, तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट, घोड़ों या बैलों से खींचे जाने वाले रथ। ये खोज 2000 से 1800 बीसी के आसपास की है, वही वक्त जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। सनौली के ये योद्धा बताते हैं, हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ते थे, जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाते थे। ये खोज वैदिक और हड़प्पा कल्चर के बीच की गुम हुई कहानी की लिंक हो सकती है। 5000 साल बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। स्मार्टफोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हम हड़प्पा वालों से ज्यादा समझदार हैं? जब मुंबई में थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कें डूब जाती हैं, सीवर्स जैम हो जाते हैं। हड़प्पा वालों ने 5000 साल पहले ऐसी नालियां बनाई थी जो कभी जैम नहीं होती थी। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी थी। और इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी ये है, सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, एनवायरमेंट चेंज से खत्म हुई। नदियां सूखी, मॉनसून बदला, शहर मर गए। आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। हड़प्पा के खंडर हमसे चिल्लाकर कह रहे हैं, अगर तुमने प्रकृति के साथ चलना नहीं सीखा तो तुम्हारे बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों के टीले बन जाएंगे। अब एक नजर अपने आप पर डालो।
जब आप सुबह उठकर नहाते हैं, हड़प्पा। जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, हड़प्पा। जब मांग में सिंदूर भरा जाता है, हड़प्पा। जब पीपल के पेड़ की पूजा होती है, हड़प्पा। जब चेस खेला जाता है, हड़प्पा। ये सब आपको किसी किताब ने नहीं सिखाया, ये आपके डीएनए में 5000 साल से चला आ रहा है। सभ्यताएं मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। हड़प्पा की ईंटें रेलवे लाइन के नीचे दब गई। उनकी लिपि आज भी अनपढ़ी है। उनके शहर रेत में दफन है, लेकिन उनकी आत्मा 140 करोड़ भारतीयों के दिल में आज भी धड़क रही है। 1826 में एक भगोड़े ने जिसे भूतों का घर समझा था, वो असल में हमारी अपनी जड़ें थीं। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। हड़प्पा कोई खंडर नहीं है, हड़प्पा हम हैं।